प्रदेश के युवाओं के लिए, जिनके लिए गहलोत सरकार की एक बड़ी योजना। प्रदेश के 15,000 छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग की योजना। अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पिछले साल सरकार ने 10,000 सीटों के साथ इस योजना को शुरू किया था, लेकिन अब इस योजना के तहत 5,000 सीटों की और बढ़ोतरी की गई है। यानी कि पहले 10,000 और अब 5,000 सीटों की बढ़ोतरी के साथ में 15,000 ये सीटें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस योजना में नीट, जेईई से लेकर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को प्रवेश मिलेगा और इस बार 10% सीटों की वोटिंग लिस्ट भी जारी होगी। पिछली बार सरकार के तहत आए थे 1,03,086 आवेदन। इस योजना में पिछले साल से 48 कोचिंग संस्थान भी कनेक्ट हुए हैं। 48 कोचिंग संस्थान इस योजना से जुड़े और नए कोचिंग संस्थान जोड़ने के लिए 15 जून से आवेदन मांगे गए थे, जो कि अब पूरे हो गए हैं। तो छात्रों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना, जो कि 10,000 सीट के साथ पिछले साल थी, लेकिन अब इस योजना में 5,000 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। कुल 15,000 सीटें अब हो गई हैं। बात अगर करें कि इन सीटों में कौन से कोर्सेज शुमार हैं या फिर कौन कौन आएगा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना में नीट, जेईई को लेकर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को प्रवेश मिलेगा। इस बार 10% सीटों की लिस्ट भी जारी होगी। पिछली बार योजना के तहत 1,03,086 आवेदन आए थे और इस योजना में पिछले साल से 48 कोचिंग संस्थान भी जुड़े। बाकायदा इन कोचिंग संस्थान को जोड़ने के लिए आवेदन मांगे गए। नए कोचिंग संस्थान को जोड़ने के लिए 15 जून से आवेदन मांगे गए, जो कि अब पूरे हो गए हैं। एंटी ड्रोन टेक्निक से लैस होगी प्रदेश की पश्चिम सीमा। सरहद पार से हथियार, मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम की कवायद। और देखिए, इस रोकथाम की कवायद के तहत अब प्रदेश की पश्चिमी सीमा एंटी ड्रोन टेक्निक से लैस होगी। इसके लिए कार्य भी शुरू हो जाएगा। बीएसएफ डीजी पंकज कुमार सिंह के दौरे के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर एंटी ड्रोन टेक्निक से लैस करने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर सीमा पर इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। दरअसल नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए बीएसएफ लगातार अपनी क्षमता में इजाफा कर रही है, अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। ये टेक्निक दुश्मन के ड्रोन को मात्र 10 सेकंड में ढूंढकर मार गिराने की क्षमता रखता है। यानी कि मात्र 10 सेकंड में अगर कोई ड्रोन वहां से गुजर रहा है तो टेक्निकली 10 सेकंड के भीतर ये उसे ढूंढ लेगा, सर्च कर लेगा और गिराने में सक्षम भी है। 50 डिग्री गर्मी और बर्फीली पहाड़ियों में भी एंटी ड्रोन टेक्निक कारगर है। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है आज। मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हुआ था। उस समय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद रह रहे थे। देश के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक नेताओं और विद्वानों में उनकी पहचान है। विवेकानंद ने पश्चिम देशों तक योग और वेदांत के दर्शनों को पहुंचाया। उनके भाषण जिन देशों में जाकर के उन्होंने दिए, हर बार योग को लेकर के, भारत के वेदांत को लेकर के अपने दर्शनों के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को अपने स्पीचेस में रखा। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए भाषण ने एक अलग ही छाप छोड़ी स्वामी विवेकानंद की। अमेरिका में मेरे भाइयों और बहनों के साथ भाषण की शुरुआत उन्होंने की थी। तेजस्वी भाषण उनका रहा। आज भी लोग उस भाषण को बार बार याद करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। कहा कि महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और दूरदर्शी स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। सार्वभौमिक भाईचारे के उनके संदेश और ऊंचाइयों को प्राप्त करने के उनके आदर्शों ने मानवता को सदैव ही प्रेरित किया है। भारतीय तिरंगे के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की आज पुण्यतिथि है। 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया का निधन हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें सौंपा था राष्ट्रध्वज डिजाइन करने का काम। 1931 में कराची कांग्रेस कमेटी की बैठक में उन्होंने ध्वज को पेश भी किया था। यानी कि जब महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रध्वज को डिजाइन करने का कार्य सौंपा, पिंगली वेंकैया ने ये 1931 में कराची कांग्रेस कमेटी की बैठक में ध्वज पेश किया, जिसमें अशोक चक्र के साथ केसरिया, सफेद और हरे रंग का इस्तेमाल था। स्वतंत्रता सेनानियों में स्वराज ध्वज के तौर पर ये काफी लोकप्रिय हुआ और इसी ध्वज के तले देश ने कई आंदोलन देखे, कई आंदोलन लड़े। 1947 में देश को अंग्रेजों से आजादी भी दिलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पिंगली वेंकैया को याद किया। राष्ट्रीय ध्वज निर्माता पिंगली वेंकैया जी की पुण्यतिथि पर शत नमन। वे एक स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। आज उनकी पुण्यतिथि और पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। क्या खान विभाग के अगले निदेशक होंगे बीएस सोढ़ा? एमपी मीणा दीपक तंवर से ज्यादा सोढ़ा का दावा मजबूत फिलहाल लग रहा है। मीणा
इच्छुक नहीं है। तंवर का विवादों से नाता रहा है और ऐसे में बीएस सोढ़ा का दावा मजबूत माना जा रहा है। सोढ़ा को डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के भी नजदीक माना जा रहा है, यानी कि डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के करीबी सोढ़ा बताए जाते आए हैं और मंत्री से भी सोढ़ा का तालमेल अच्छा है। यस मैन की छवि का भी उन्हें लाभ मिल रहा है और सितंबर में वर्तमान निदेशक के भी पटिया सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ऐसे में विभाग से ही निदेशक बनाए जाने पर सोढ़ा निदेशक हो सकते हैं। फिलहाल अतिरिक्त निदेशक के पद पर जयपुर में तैनात है सोढ़ा। सरकारी आवक्तशुदा भूमि पर बसी कॉलोनियों का होगा नियमन। प्रशासन शहरों के संग अभियान में किया जाएगा नियमन। प्रदेश भर के शहरों में बसी ऐसी सैकड़ों कॉलोनियों का नियमन होगा। 31 दिसंबर 2013 तक बसावट का नियमन किया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर हाल ही में बैठक हुई और इस बैठक में मंथन के बाद इन कॉलोनियों के नियमन की मंजूरी मिली है। यूडीएच एलएसजी ने निकायों के लिए आदेश जारी किए हैं। आरक्षित दर का 10% अथवा डीएलसी दर का 10%, इन दोनों में से जो भी दर कम होगी उस दर पर नियमन किया जाएगा। यानी कि नियमन होने वाला है, लेकिन निश्चित ये किया जाएगा कि इन दोनों में से जो भी दर कम होगी, दोनों की बात करें हैं यहाँ पर डीएलसी दर का 10%, आरक्षित दर का 10%, यानी कि आरक्षित और डीएलसी दोनों का 10-10%, इन दोनों में से जो भी दर इसमें कम होगी उसी दर पर नियमन किया जाएगा। निकाय स्तर पर 300 वर्ग मीटर तक भूखंडों का नियमन होगा और इससे बड़े भूखंडों के नियमन के लिए सरकार से स्वीकृति लेनी हो रही है। यानी अब की 300 वर्ग मीटर तक तो दायरे में है और भूखंडों के नियमन के लिए जानकारी भी है, लेकिन अगर 300 वर्ग मीटर से ज्यादा ये भूखंड होंगे तो बड़े भूखंडों के नियमन के लिए सरकार से बाकायदा पहले एक परमिशन लेनी होगी। भूखंडों को लीज राशि की गणना आरक्षित दर के अनुसार ही होगी। क्या शिवसेना पार्टी के होंगे दो हिस्से? महाराष्ट्र से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अभी तक अंतिम फैसला होना बाकी है। संकट से निकलना शिंदे गुट के लिए अभी भी टेढ़ी खीर है। महाराष्ट्र ने सरकार के समक्ष व्हीप का संकट अभी भी बरकरार है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सुरेश प्रभु को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया, तो वर्तमान शिंदे सरकार की ओर से भरत दुगावले को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया, जिसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिका दायर की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार किया। अब इस मामले में 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखिए अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। कहीं बात यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की गुट की करे तो उनकी ओर से सुरेश प्रभु को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया, तो वहीं वर्तमान में शिंदे सरकार की ओर से भरत दुगावले को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया, जिसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिका दायर की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द ही सुनवाई से इनकार किया है, लेकिन अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर लगेंगे शिविर। 15 जुलाई से शुरू दूसरे चरण में हर हफ्ते 2 शिविर लगने वाले हैं। निकायों को लंबित प्रकरण 10 जुलाई तक निपटाने के सभी जिला कलेक्टर अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा सभी नगरीय निकायों में प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बतौर प्रभारी इसमें नियुक्त होंगे। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। एक महत्वाकांक्षी योजना अब मुख्यमंत्री गहलोत की और इस महत्वाकांक्षी योजना को ठीक तरीके से सुचारू तरीके से चलाने के लिए लगातार देखिए प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लोगों को पट्टे से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही है ठीक हो पाए, इसको लेकर के अब ये शिविर फिर से शुरू होंगे। 15 जुलाई से शुरू होंगे दूसरे चरण में हर हफ्ते 2 शिविर। निकायों में लंबित प्रकरण 10 जुलाई तक निपटाने के सभी जिला कलेक्टर को इससे निपटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अभियान में सक्रिय भूमिका भी जिला कलेक्टर निभाएंगे। सभी नगरीय निकायों में प्रचार प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे और कोशिश यही की जाएगी कि इस बार जो सेकेंड फेज है प्रशासन शहरों के संग महाअभियान का, जिसमें हर बार 2 सुनवाई होगी, 2 शिविर लगाए जाएंगे। इसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बतौर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जब प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इसमें बतौर प्रभारी कार्य करेंगे तो कोशिश यही की जाएगी कि दूसरा जो फेज है प्रशासन शहरों के संग इस महाअभियान का, जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार की है, वो सफल रहे। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। 30 फीट से छोटी सड़कों वाली कॉलोनियों का होगा नियमन। मौके की परिस्थितियों के अनुसार इसका नियमन किया जाएगा और इसके लिए निकाय कॉलोनी का मौके पर सर्वे भी कराया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर हाल ही में बैठक हुई। इस बैठक की किए जाने के बाद मंथन हुआ और फिर इस बारे में फैसला लिया गया।
यूडीएच एलएसजी की ओर से इस बारे में निकायों में आदेश जारी किए गए हैं, जिसे घनी आबादी वाली कॉलोनियां भी इसमें शामिल होगी। घनी आबादी का मतलब 60% भूखंड पर निर्माण से है। सड़क की न्यूनतम 20 फीट चौड़ाई जरूरी होगी ताकि आवागमन सुचारू रह सके। इसके अलावा आपात स्थिति में एम्बुलेंस और अग्निशमक वाहन का भी आवागमन हो पाएगा। आवागमन के लिए सड़क की चौड़ाई अगर उपलब्ध नहीं है तो सड़क के किनारे भूखंडों का नियमन नहीं होगा, यानी कि अगर आवागमन वहां पर बाधित होता है और चौड़ाई उतनी नहीं है कि वहां पर नियमन किया जा सके तो नियमन होगा भी नहीं, भूखंडों का नियमन नहीं होगा। नियमन के लिए कॉलोनी का लेआउट प्लान बनाने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश भर में कई कॉलोनियों में 30 फीट चौड़ी सड़कें उपलब्ध नहीं है और इसको लेकर के नियमन की प्रक्रिया अब शुरू होगी।